हेलो साथियों, मैं संजय गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जो है क्लास 10th का भी एग्जाम डेट आ ही चुका है, तो हम लोग ये क्लास 10th का बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। थोड़ा सा जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है उसी को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। तो उसमें सबसे पहला हमारा जो हमने आपको बताया था लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया हूँ। इसमें उसमें जब ये अलग अलग कैटेगरी बटी थी सबको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में आपको हमने बताया था कि एक बार फिर से मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि आपको हमने बताया था लैंगिक जनक लैंगिक लैंगिक जनन। इसमें हमने बताया था आपको मेल और फीमेल दोनों का होना क्या है, कंपलसरी है। मेल और फीमेल दोनों का होना क्या है, कंपलसरी है। जबकि इसके पहले जो हम अलैंगिक जनन पढ़े हैं, अलैंगिक जनन में हमने आपको ऑलरेडी बताया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि वहां पर या तो मेल या तो फीमेल, यानी दोनों का होना कंपलसरी नहीं है। यानी या तो मेल भी रहेगा तभी भी वहां पर हो जाएगा, या तो फीमेल रहेगा तो भी हो जाएगा, जिसमें आपको अमीबा और तमाम एग्जाम्पल के माध्यम से हमने गो थ्रू कराया था आपको। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने जाएंगे उसमें हम आपको पढ़ाना है हमको लैंगिक जनन क्या होता है। देखते हैं बारी बारी से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है कि अलैंगिक जनन में दो माता पिता नर और मादा शामिल होते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो अपनी आनुवंशिक सामग्री डीएनए को मिला करके एक नई संतति यानी बच्चों का क्या करते हैं, बच्चे का निर्माण करते हैं, बच्चे का जन्म देते हैं, बच्चों का जन्म देते हैं। तो आपको ऑलरेडी सब बताया गया है कि लैंगिक जनन में एक फीमेल और एक मेल का होना क्या है, कंपलसरी है। फिर वो डीएनए, दोनों का डीएनए मिलेगा तो उससे क्या होगा, एक नई संतति का जन्म होगा। इस प्रक्रिया में दो विशेष कोशिकाएं, एक नर युग्मक इसको शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, एक मादा युग्मक जो अंडाणु होता है ओवम से मिल करके युग्नस यानी जाइगोट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सो ऑलरेडी सारी चीज को आपको मैं ऑलरेडी बताया हूँ, गो थ्रू आप पहले से हुए हैं। विशेष थोड़ा थोड़ा जानकारी देते हुए जो भी आपके चैप्टर में उसको बताते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लैंगिक जनन जटिल और उन्नत प्रक्रिया है। यह जो है अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक विविधता को क्या करता है, जन्म देता है। मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें विविधताएं कम देखने को मिलती है। यानी एक जो आपका मदर सेल रहेगा या पेरेंट सेल रहेगा, पेरेंट सेल के से काफी ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है अलैंगिक में। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि वहां पर अलैंगिक जनन में एक मतलब माता यानी एक मेल और एक फीमेल दोनों के अलग अलग जो है डीएनए और अलग अलग जीन से मिल करके बच्चों का निर्माण होता है। इसलिए जो है उसमें डीएनए में क्या आती है, बहुत सारी विविधताएं जो है देखने को आपको मिलती है। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों को डीएनए का संयोजन होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं सर, जिससे संतति में आनुवांशिक विविधता क्या होती है, उत्पन्न होती है। अभी ऑलरेडी आप सब कुछ जानते हैं भाई, जब अलग अलग डीएनए माता पिता का मिलेगा तो उससे जो होने वाला संतति होगा उसमें विविधताएं देखने को मिलेंगी। विविधता जीवों को बदलते पर्यावरण में अनुकूलन और उत्तर जीवता में क्या करती है, मदद करती है। आई होप इतना समझे होंगे आप लोग। आगे चलेंगे, सब चीजें हम आपको ऑलरेडी बताए हैं, बस जो है आपको थोड़ा थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ना है। अगला है डीएनए में डीएनए की प्रतिकृति और कोशिकीय संगठन दोनों क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। किसमें, जनन में। दोनों डीएनए की प्रतिकृति जो फोटोकॉपी बनता है और जो कोशिकीय संगठन होता है वो दोनों क्या है, कंपलसरी होता है। डीएनए प्रतिकृति में पूर्ण शुद्धता नहीं होती है, जिसमें छोटे छोटे बदलाव या विविधताएं उत्पन्न होती है। भाई ये लैंगिक जनन है, तो लैंगिक जनन में के जो डीएनए प्रतिकृति में होती है उसमें पूर्ण रूप से शुद्धता नहीं पाई जाती है, और वही पूर्ण रूप से शुद्धता न होने की वजह से ही उसमें आपको क्या छोटे छोटे बदलाव या विविधताएं जो है देखने को आपको मिलती है। विविधता व्यक्तिगत जीवों के लिए हमेशा फायदेमंद नहीं होता है, लेकिन पूरी जाति स्पीसीज के लिए क्या होती है, सहायक होती है। भाई विविधताएं जरूरी भी है और हमारे लिए फायदेमंद भी होती है। वही चीज कह रहा है, इसमें कोशिका विभाजन की अर्धसूत्री, आपको सेल वाला चैप्टर क्लास 9 में पढ़े होंगे सेल, उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आपको ये सब चीजें बताया गया होगा। तो इसमें जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो कोशिकीय विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो है इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप इतना आप समझे होंगे। आगे चलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन के अध्ययन को हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटेंगे, दो भाग। एक हम पहले पढ़ेंगे पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, फिर हम दूसरा पढ़ेंगे जंतुओं में लैंगिक जनन कैसे होता है। चलिए आइए हम पढ़ते हैं पहले पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे।
इसमें जनन अंगों का, इसमें जनन अंग का स्थान क्या क्या होता है, आवृत्त बीजी जो होता है आपका एंजियोस्पर्म, पौधे के जननांग में क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्लावर पाए जाते हैं, यानी जो एंजियो आवृत्त बीजी मतलब होते हैं जिसमें फल और फूल दोनों पाए जाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास फल और फूल, फल फूल एंजियोस्पर्म, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ, नहीं वो प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। फल फूल और जो है इसमें बीज, ये तीनों चीज पाए जाते हैं जो एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, तो पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, बाह्य दल होता है जिसको क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, पंखुड़ी होती है, क्या होती है पंखुड़ी, पुंकेसर होता है और क्या होता है स्त्रीकेसर होता है। ये 4 पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, स्त्रीकेसर यहाँ पर देख रहे होंगे फिगर में आप लोग, स्त्रीकेसर थोड़ा सा फिगर समझते हैं। यहाँ पर आपने देखा स्त्रीकेसर है, स्त्रीकेसर में 3 पार्ट पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है, वर्तिकाग्र पाया जाता है, जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, वर्तिकाग्र है। और ये वर्तिका जो होता है यहाँ से लेकर के ये बीच वाला पार्ट वर्तिका होता है, फिर ये अंडाशय, ये बीच वाला पार्ट क्या है आपका अंडाशय है। ये बाह्य जो बाहर पत्तियां है ये क्या है आपके बाह्य दल है। ठीक है, और ये जो आपके ये पंखुड़ी है, ये दल है, इसको दल बोलते हैं या क्या बोलेंगे, पंखुड़ी बोलेंगे। उसके बाद यहाँ से ये जो छोटे छोटे हैं, अब जो है पुंकेसर में देखेंगे तो पूरे पुंकेसर में भी जो 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक तो आपका परागकोश होता है जिसमें परागकण पाए जाते हैं, परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट यानी तंतु पाए जाते हैं। तो ये इसी परागकोश पर, यानी जो आपका ये परागकोश है, इन्हीं परागकोश पर परागकण पाए जाते हैं। परागकण जो है ये जाएगा किस पे, वर्तिका यानी स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र वाले पोर्शन पर जाएगा। वर्तिकाग्र से जो है स्टिग्मा जिसको बोलते हैं, फिर वहां से आ जाएगा वर्तिका पर, वर्तिका से फिर कहा जाएगा अंडाशय, फिर वहां से फल और फूलों का निर्माण होता है। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है। तो आपको मेनली इसमें जानना क्या है कि जो है स्त्रीकेसर के कितने पार्ट होते हैं, तो आप बताएंगे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये स्त्रीकेसर के पार्ट है। आगे ऑप्शनल प्रश्न भी बनता है, इसे 4 ऑप्शन देगा, इसमें बोल देगा वर्तिका बताइए स्त्रीकेसर का पार्ट है कि पुंकेसर का पार्ट है, तो आप जब जानते रहेंगे तब बता पाएंगे। और पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं, परागकोश तंतु, 2 पार्ट होते हैं, परागकोश और तंतु होते हैं। ये दल हो गया, दल यानी जो पंखुड़ी होती है उसको दल बोलते हैं, और जो नीचे नीचे ये सब लटके हैं ये क्या होते हैं आपके बाह्य दल होते हैं। ठीक है, और बाह्य दल जब यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और जब यहाँ पर फल का निर्माण हो जाता है, तो ये जो आपकी पंखुड़ियां और ये आपके बाह्य दल है, ये क्या होता है, सूखकर झड़कर नीचे गिर जाते हैं। तो पुष्प के 4 जो है पार्ट आप ध्यान रखिएगा। पुष्प के 4 पार्ट आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ये फिगर के माध्यम से हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे पहले पुंकेसर के बारे में जानते हैं। ये नर जननांग होता है, मतलब ये स्त्रीकेसर ये एक फीमेल पार्ट है आपका, वो जो है आपका पुंकेसर जो है वो मेल पार्ट है। ये नर जननांग है, बनाता है। इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं, बता दिया आपको। परागकोश, परागकोश क्या होता है ऑलरेडी हम बता दिया आपको कि यह फूल का क्या वह भाग होता है जहां पर परागकण बनते हैं और संग्रहित होते हैं। और परागकण सामान्यतः क्या होते हैं, पीले कलर के होते हैं। सामान्यतः जो परागकण होते हैं वो किस कलर के होते हैं, पीले कलर के होते हैं। तो वो परागकोश क्या होता है, परागकोश के बारे में आपको याद रखना है। परागकोश आपको बताया ये जो आपके जो है तंतु फिलामेंट से जुड़ा हुआ ये पार्ट देख रहे हैं, ये क्या आपका परागकोश है। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, परागकण वहीं पर परागकोश में क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं, और वो किस कलर के होते हैं, पीले कलर के होते हैं। अब जो है कुछ ये परागकण जो है जब इस वर्तिकाग्र पर आएगा तो वहां से पॉलिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब वो हवा के माध्यम से आ सकता है, पेड़ पौधों मतलब पक्षियों के माध्यम से आ सकता है, कीड़े मकोड़ों के माध्यम से आ सकता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं वो परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। ठीक है, दूसरा जो इसका पार्ट होता है तंतु, इसको फिलामेंट बोलते हैं, बताए ना। ये वाला देख रहे हैं, थोड़ा ब्लैक कलर कर देता हूं। यहाँ से देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या है आपका परागकोश, और फिर ये जो है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, अब तंतु। ठीक है, उसके बाद ये एक क्या होती है, पतली डंडी होती है, डंडी नुमा संरचना है, देख रहे हैं डंडी नुमा संरचना पाई जा रही है यहाँ पर। ये पतली डंडी होती है जो परागकोश को सहारा देती है। ये परागकोश को क्या करती है, सहारा देती है। यानी आप स्पेशली आप ऐसा समझिए कि इस तरीके से रहता है। उसके बाद ऊपर ये मतलब ये डंडी वाला जो पार्ट रहता है, यही क्या होता है आपका पराग ये तंतु होता है। इसमें ये परागकोश होता है, इसके अंदर जो है क्या पाए जाते हैं, आपके परागकण पाए जाते हैं, जो सामान्यतः किस कलर के होते हैं, पीले कलर के आपके पाए जाते हैं। यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप लोग। ऑलरेडी बताया हूं मैं आपको, ये रिकॉल के लिए थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना चाह रहा हूं आपका। आगे जो है हमारा पार्ट है, अब स्त्रीकेसर पे आते हैं। स्त्रीकेसर क्या है, ये मादा जननांग होता है। इसमें कुल 3 भाग होते हैं। पुंकेसर में 2 भाग, एक आपका क्या हो जाएगा, परागकोश हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, तंतु हो जाएगा।
और स्त्री केसर के 3 पार्ट है। पहला वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा, यह फूल का चिपचिपा ऊपरी भाग होता है जो परागकणों को क्या करता है, ग्रहण कराता है। ये परागकण जो है इसी में क्या होता है, इसी के माध्यम से ग्रहण करते हैं, अंदर आते हैं। फिर दूसरा पार्ट हो जाएगा कि आपका वर्तिका कहला जाए, इसको स्टाइल बोलते हैं। यह एक लंबी नलिका संरचना होती है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से क्या करती है, जोड़ती है। यानी वर्तिकाग्र में वहां परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र में आएगा, वर्तिकाग्र से जुड़ा रहता है आपका वर्तिका। तो ये एक नलीनुमा संरचना होती है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से क्या करती है, जोड़ती है। फिर तीसरा जो पार्ट होगा हमारा अंडाशय ओवरी, इसमें बीजांड ओव्यूल्स होते हैं जो बीजांड में मादा, ये गामक, इसको यामक नहीं है, गामक है। गामक ये कोशिका होती है जो बीजांड निषेचन के बाद बीज में क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। वही जो बीजांड रहेगा वो बीज में विकसित हो जाएगा, जो अंडाशय रहेगा वो फलों के रूप में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इतना चीज आपको ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, एग्जाम में इसमें प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। आगे पुष्प के प्रकार है। हम पुष्प के सारे पार्ट देख लिए, चारों पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। अब पुष्प के प्रकार क्या होते हैं। एक पुष्प जो है 2 प्रकार के होंगे, एक लिंगी पुष्प होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इस पुष्प में केवल पुंकेसर या स्त्री केसर होगा, या तो मतलब वो जो प्लांट होगा या तो उसमें स्त्री केसर वाला ही पार्ट पाया जाएगा तो पुंकेसर वाला पार्ट पाया जाएगा। तो जिसमें केवल या पुंकेसर या स्त्री केसर का कोई भी एक पार्ट पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, एक लिंगी पुष्प कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए पपीता, तरबूज। ये दोनों एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, इससे आपके ऑप्शनल प्रश्न बनेंगे। ऑप्शन देंगे, कहेगा बताइए कौन सा एक लिंगी है, कौन सा उभयलिंगी जो है फूल के अंतर्गत आता है। उभयलिंगी फ्लावर क्या होता है, यदि कोई भी पुष्प जिसमें दोनों स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों चीजें पाई जाती हैं तो क्या हो जाएगा, आपका उभयलिंगी जो है पुष्प हो जाएगा। एग्जाम्पल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका गुड़हल और सरसों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे हम थोड़ा सा कुछ चर्चा करते हैं। परागण क्या होता है। परागकणों को पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पहुंचाने की आवश्यकता होती है। भाई परागकण है तो परागकण को आप जो है पहुंचाएंगे कहां तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचाएंगे, तब पॉलिनेशन की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है। अब परागण में ही देखेंगे आप, परागण भी 2 प्रकार का होता है। एक आपका स्वपरागण होता है, क्या होता है, परपरागण होता है। ठीक है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक ही पुष्प या उसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है। यानी एक ऐसा प्लांट जिसके पास उसका जो फूल है, फ्लावर है, उसमें आपका स्त्री केसर ही पाया जाए और पुंकेसर ही पाया जाए, दोनों चीजें पाएंगे तो उसी पुंकेसर का जो परागकण पाए जाएंगे तो परागकण जो है वो जाएगा कहां पर, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाएगा। तो वो क्या होता है, मतलब अपने ही प्लांट, एक ही प्लांट के दोनों है, परागकण भी मतलब स्त्री केसर भी पुंकेसर भी, तो वो वहां पर क्या आपका हो जाएगा, स्वपरागण लगाया जाएगा। आप समझिए बात को, एक ही पुष्प उसी पौधे के पुष्प का परागकण जो है क्या हो जाता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक पुष्प का परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, यानी दूसरे पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। आई थिंक आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। परपरागण सिर्फ एक ही जात स्पीशीज के बीच में होता है, वो एक ही जात के रहेंगे तब उसके बीच में जो है सिर्फ पॉलिनेशन का क्रॉस पॉलिनेशन देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फ्लावर है, कोई भी मतलब फ्लावर है वो एक ही जात का रहना चाहिए, दूसरे जात का फ्लावर है या दूसरे स्पीसीज है में आएगा तो वैसे वहां पर आपको ये परागण या क्रॉस पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलता है। परागण के लिए दिमाग में सको, ये आखिर ये पॉलिनेशन प्रक्रिया हो रही है तो उसमें जो परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार क्या होता है, वायु होता है, जल होता है, या कोई कीड़े मकोड़े इसमें बैठे रहेंगे तो उससे चिपक करके चला जाता है, पक्षी होते हैं, ये सब जो है वाहक कार्य करते हैं। यही परागकोश से परागकणों को जो है स्त्री केसर के वहां तक पहुंचाते हैं, वर्तिकाग्र तक। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अब समझते हैं निषेचन क्या होता है। फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर परागकण आएगा, परागकण किस पर आएगा, वर्तिकाग्र पर आएगा। फिर यहाँ से जो है आपका ये एक मिनट, तो यहाँ से जो है आ जाएगा कहाँ, अंडाशय में आ जाएगा। फिर यहाँ से जो है मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, फिर देखिए निषेचन, परागकण वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद एक नालिका
है पोलन ट्यूब इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस नली का, क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। ये पराग नली हो गया ना, इसी से पोलन ट्यूब विकसित करता है जो वर्तिका से होकर के अंडाशय तक पहुंचती है। यानी वर्तिका पर परागकण गिरेगा तो फिर वो जो है आपका वर्तिका से होते हुए कहां तक पहुंच जाएगी, अंडाशय तक पहुंच जाएगी। तो ऑलरेडी आपको पता है नर युग्मक का संलयन होगा, फिजन होगा, और जिससे युग्मनज का यानी जायगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी इंस्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों का वहां पर क्या होगा, संलयन होगा, उससे क्या होता है, एक युग्मनज यानी जायगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद युग्मनज विभाजित होकर के भ्रूण में क्या रहता है, विकसित होता है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। फिर उसका जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित होता है, और जो अंडाशय है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। परागनली क्या होता है, पोलन ट्यूब क्या होता है, जब परागकण वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा वर्तिकाग्र के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वो अंकुरित होकर के एक नली बनाते हैं, जिसे जिसे क्या कहते हैं, परागनली कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, हालांकि बहुत सारे पॉइंट जो है आपकी पारी एनसीईआरटी से काट दिया गया है। यह नली वर्तिका के माध्यम से आगे बढ़ते हुए अंडाशय तक पहुंचती है। ध्यान दीजिएगा कि जो जब यहाँ पर पहुंच जाएगा युग्मक तो आप जो बीजांड होता है वो बीज बनता है, जो अंडाशय होता है वो फल बनता है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। परागनली के माध्यम से नर युग्मक जिसको अंडाणु तक पहुंचते हैं, जिससे क्या होता है, निषेचन होता है। यानी वहां पर जब यहाँ पर नर युग्मक पहुंच जाएंगे तो वहां पर निषेचन फर्टिलाइजेशन वाली प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है। वर्तिका पहले से मौजूद संरचना है, जबकि परागनली परागकण के अंदर अंकुरण के बाद बनती है, और निषेचन की प्रक्रिया की मदद जो मतलब ये परागनली जब बनती है और ये जब अंकुरण हो जाता है परागकण में, तब जाकर ये परागनली बनती है। और परागनली जो होता है वो निषेचन की प्रक्रिया में क्या करती है, हमारी मदद करती है। इतना चीज आपको जानना है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाएगा फल और बीज और फलों का निर्माण हो जाएगा। निषेचन के बाद जो बीजांड होता है ये बीज का निर्माण होता है, सीड में बदल जाएगा, और जो अंडाशय है वो फल में बदल जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे बनता है कि बीजांड से क्या बनेगा, बीज बनेगा, और जो आपका अंडाशय होता है, ओवरी होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और बाह्यदल पंखुड़ी, अब देखिए बाह्यदल हो गया, पंखुड़ी हो गया, पुंकेसर और वर्तिका ये सब मुरझा कर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वापस से मुरझा कर इनका काम खत्म। पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया, जो बीजांड बीज में कन्वर्ट हुआ, बीजांड बीज में कन्वर्ट हुआ, अंडाशय जो है आपका फल में कन्वर्ट हो जाए, इसे फ्रूट में कन्वर्ट हुआ, तुरंत इनका काम खत्म है। ये बाह्यदल पंखुड़ी पुंकेसर और जो वर्तिका है ये सब क्या होते हैं, मुरझा कर क्या होते हैं, वापस से गिर जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आ जाइए बीज अंकुरण में थोड़ा सा जान लेते हैं। बीज अंकुरण क्या होता है, सीड जर्मिनेशन क्या है, अंकुरण वह प्रक्रिया जिसमें एक बीज उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर के एक नए पौधे में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। आप नॉर्मल चीजें हैं, आप जान रहे हैं, घर पे भी लगभग आप लोग इसी चीज देखे ही होंगे। बीज में भविष्य का पौधा यानी भ्रूण होता है, उपयुक्त परिस्थितियों में यानी पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उचित तापमान में बीज अंकुरित होकर के नवोद्भिद यानी जो छोटे छोटे बीज से नए प्लांट निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नवोद्भिद बोलते हैं। क्या हो जाता है, बदल जाता है। अंकुरण के दौरान बीज के विभिन्न भाग सक्रिय होते हैं। क्या विभिन्न भाग क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, और उसमें एक मूलांकुर होता है। आप ये मोटे मोटा आप ये समझिए कि जैसे कोई बीज है, इसमें से एक ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है। तो एक होता है प्रांकुर वाला भाग, एक क्या होता है, इसको जो ऊपर जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रांकुर, ठीक, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, मूलांकुर, ठीक है। अब मूलांकुर क्या होता है, मूलांकुर से ही जो है जड़ वगैरह विकसित होता है, और जो ये प्रांकुर वाला पार्ट होता है ये जब निकलता है तो इससे क्या होता है, पेड़ पौधे मतलब ऊपर से पत्ती जड़ तना ये सब निकलते हैं। और जो मूलांकुर वाला पार्ट होता है इसी से जो है आपके जड़ वगैरह क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। मूलांकुर और बीज पत्र क्या होते हैं, इसमें प्रमुख होते हैं। जब भी कोई भी बनता है बीज जो है आपका जर्मिनेशन के लिए रखा जाता है, सीड जर्मिनेशन के लिए, तो उसमें मूलांकुर और जो है बीज पत्र जो है क्या होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, प्रमुख पार्ट होते हैं, ठीक है। आगे नोट में क्या दिया गया है कि अंकुरण के दौरान मूलांकुर पहले विकसित होता है, यानी जो नीचे वाला पार्ट है, जड़ वाला पार्ट है, वो पहले विकसित होता है और जड़ का निर्माण करता है। हमने बताया ना कि मूलांकुर नीचे और प्रांकुर ऊपर, ठीक है। ऐसा कैसे दिमाग में रखेंगे, कैसे चीजें याद होंगी, तो ये समझिए कि प और म में प पहले आता है अगवर वाला में, और म बाद में आता है, तो इसलिए प वाला ऊपर रहता है और म वाला नीचे होता है। सब याद रखिए, निमोनिक्स है, याद रखने के। तो प्रांकुर ऊपर और मूलांकुर नीचे। फिर प्रांकुर और तने तथा पत्तियों को विकसित करता है,
जिससे पौधा पूर्ण रूप से क्या होता है, स्थापित हो जाता है। यानी कोई भी सीड जर्मिनेशन के लिए आप कोई भी बीज को रखेंगे तो वहां पर आपको दो चीज याद रखना है, एक अंकुर होता है, मूलांकुर होता है। अंकुर जो ऊपर पार्ट है, तना और उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, प्लांट्स और पत्तियां निकलेंगी, जो आगे ऊपर का डेवलप होगा, जो हमको दिखता है। अंकुर वाले पार्ट से डेवलप होता है बीज के, और बीज का जो मूलांकुर वाला पार्ट जो जमीन के अंदर जाता है, उसे से जड़ तने का क्या होता है, जड़ का, जड़ तना नहीं, तना तो प्रांकुर वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, आगे चलेंगे। अंकुर क्या होता है, ये भावी प्रभो है, यानी यह बीज का वह भाग होता है जिस अंकुरण के दौरान तने और पत्तियों में क्या होता है, विकसित हो जाता है। बता दिया आपको, अंकुर ऊपर की ओर बढ़ता है और हरे रंग की पत्तियों में उत्पन्न करता है, जिसे पौधे में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है। यही प्रांकुर में जब आएगा, पत्तियों में हरे रंग में डेवलप करेगा, तो वही पत्तियां जो है क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाती है, तब जाके थोड़ा सा पौधों का डेवलपमेंट और तेजी से बढ़ता है। अंकुर क्या होता है, रेडिकल क्या होते हैं, ये बीज का वह भाग होता है जो अंकुरण के दौरान जड़ में ही परिवर्तित हो जाता है। वह अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा, तो धीरे धीरे मूलांकुर निकलेगा, जो नीचे वाला पार्ट चला जाएगा वो क्या होता है, मूलांकुर होता है। मूलांकुर ही जड़ को क्या लेगा, आगे डेवलप करेगा। मूलांकुर नीचे की ओर बढ़ता है, या पौधे को मिट्टी में स्थिरता क्या करता है, प्रदान करता है। मिट्टी में क्या होता है, स्थिरता को क्या करता है, प्रदान करता है। मिट्टी से पानी और खनिज तत्वों का अवशोषण करता है, जो पौधों के विकास यानी उसका के लिए आवश्यक है, जो पौधों के विकास से, पौधे के विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। आगे उसमें बीज पत्र देख लेते हैं। बीज पत्र क्या होता है, एक मिनट। बीज पत्र यह बीज का पोषण संग्रहित करने वाला भाग होता है। अंकुरण के प्रारंभिक चरण में पौधे को ऊर्जा प्रदान करता है। जब अंकुर होने लगे पौधे पहले ही चरण में, भाई उसको ऊर्जा चाहिए जर्मिनेशन के लिए, तो उसको एनर्जी चाहिए ना, तो वही ऊर्जा कौन प्रदान करता है, बीज पत्र प्रदान करता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर हर पौधे के दो प्रकार में बांटा गया, एक बीज पत्री होता है, बीज पत्री होता है। तो एक बीज पत्री क्या होता है, पौधे जिनमें केवल एक बीज होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, क्या हो गया, मक्का हो गया, ये एक बीज पत्री होते हैं। दो बीज पत्री क्या होता है, जिसमें जो है दो बीज पत्र पाए जाते हैं। जैसे आप मतलब समझ लीजिए कोई ऐसा, जैसे चना है, चना अगर फोड़ेंगे उसमें दो दाल मतलब दो निकलता है ना, तो वो क्या होता है, दो बीज पत्री हो जाएगा। मूंगफली भी आप तोड़ेंगे तो उसमें दो निकल जाएगा, दो पार्ट निकलता है, तो क्या दो बीज पत्री। लेकिन गेहूं आप देखेंगे, गेहूं अकेला रहता है। जो अकेला रहता है वो एक बीज पत्री कहते हैं, जो डबल में रहता है, तोड़ने पर अलग हो जाता है, वो क्या हो जाता है, द्विबीज पत्री हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आप जानते होंगे। आइए फिर हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर नजर डालते हैं। मानव में लैंगिक जनन। मानव में जनन तंत्र अंडाणु, मानव में जनन तंत्र अंडाणु, इसको मादा युग्मक बोलते हैं। शुक्राणु जो होता है क्या, नर युग्मक होता है, यानी जो मेल स्पर्म उसको शुक्राणु कह रहे हैं, और जो फीमेल है आपका उसको क्या बोलते हैं, अंडाणु कहते हैं, उसको वोम बोलते हैं इंग्लिश में। संलयन होता है, जिससे भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरकोर्स जो प्रोसेस होता है उसके बाद की प्रक्रिया है ये। यह प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है। कौन कौन से होता है, इसमें युग्मक का उत्पादन होगा, नर होंगे, मादा होंगे। वृषण यानी टेस्टिस में शुक्राणु का क्या होता है, उत्पादन होता है। टेस्टिस जो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका, इसमें वृषण होता है, उसको उसमें ही स्पर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। और मादा जो होते हैं अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, यानी ओवरी में जो है अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। बाकी जब ये नर और मादा क्या प्रक्रिया करेंगे फर्टिलाइजेशन का, निषेचन का, तब जाकर इस युग्मक का निर्माण होता है, तो उससे क्या होता है, भ्रूण क्या होता है, विकसित होता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, दोनों का आपस में फिजन होगा, जिससे युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और यह संलयन आमतौर पर मादा के फेलोपियन ट्यूब में होता है। यह भी आपसे प्रश्न बनता है कि जब युग्मनज का निर्माण होता है तो वो युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है, ये एक नंबर में क्वेश्चन बनता है आपके ऑप्शनल वाले में। तो आप बताएंगे मादा के फेलोपियन ट्यूब में जो है युग्मनज का निर्माण होता है, यानी मेल स्पर्म और फीमेल, यानी मेल का जो आपका शुक्राणु है और फीमेल का जो है अंडाणु है, ये दोनों जब आएंगे युग्मनज बनाएंगे, तो युग्मनज कहाँ बनता है, फेलोपियन ट्यूब में बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है कि गर्भधारण और भ्रूण विकास क्या होता है। कि निषेचित अंडाणु गर्भाशय के दीवार से जुड़ जाता है और विकसित होता है। ये भ्रूण को गर्भनाल और प्लेसेंटा के माध्यम से वहां ऑक्सीजन मिलता है, यानी जो भ्रूण डेवलप हो जाएगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा, तो भ्रूण को भी तो भाई जो बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, तो वहां पे भी तो उनको तो भ्रूण को जो गर्भनाल और प्लेसेंटा जो होता है उसी से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। किससे मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। आगे प्रसव लगभग
गर्भावस्था के लगभग 9 महीने के बाद, 9 महीने के बाद संकुचन के कारण शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। इसे क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है। अब कुछ पॉइंट समझेंगे, किशोरावस्था में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, पुरुषों में, महिलाओं में क्या क्या किशोरावस्था एडोलसेंस की अवस्था आती है, उसमें क्या क्या परिवर्तन, क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं, क्या क्या मतलब उनको फेस करना पड़ता है, ये सब चीजों को देखते हैं एक बार। कि तो आयु वर्ष 12 वर्ष से लगभग जो है 18 वर्ष की उम्र की जो होती है वो क्या होती है, किशोरावस्था कहलाती है। ये तो साइकोलॉजी में भी चीजें बताई जाती है आपको कि 12 वर्ष से 18 वर्ष की जो उम्र होती है उसको क्या बोलते हैं, एडोलसेंस यानी किशोरावस्था बोला जाता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसमें शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, फिर भावनात्मक उतार चढ़ाव होगा, तमाम तरह की समस्याएं आएंगी, दोस्ती यारी टूटेगा, तो ये सब चीजें यहाँ पर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। पहचान की खोज होगी, आप अपने आप की पहचान यानी आप अपने आप को साबित करने का प्रयास करेंगे। और सामाजिक दबाव, समाज की स्थिति का थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, थोड़ा सा समझ पाएंगे समाज में ये चीजें नहीं करना चाहिए, क्या हमको करना चाहिए, समाज में ये अगर कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो तमाम ये सब जो सामाजिक दबाव है इन सब का आपको किशोरावस्था में जो है सामना करना पड़ता है। और इसमें इसको ही संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। ये जीवन की सबसे संघर्ष की अवस्था है, तो आप ये संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। हालांकि ये सब साइकोलॉजी का टर्म है, लेकिन आपको दिया गया है तो आप समझते रहिए। इस संघर्ष की अवस्था कहा जाता है, किशोरावस्था को संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। और इसको तूफान का भी एज कहा जाता है, क्योंकि इस समय हर तूफान की अवस्था, क्योंकि ये उम्र ही ऐसा होता है कि उस उम्र में जो संभल गया तो इतिहास बना ले जाएगा, और जो नहीं संभला तो फिर कहानी खत्म उसकी। आइए आगे। यौवनारंभ जो होता है, पुबर्टी की अवस्था क्या होती है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें किशोर यानी लड़का लड़की दोनों की बात हो रही है, शरीर में क्या होती है, शारीरिक हार्मोनल प्रजनन से संबंधित परिवर्तन होते हैं। यानी कुछ जो है आपके शारीरिक हार्मोनल, शरीर के जो हार्मोन है वो डेवलप होते हैं, और कुछ प्रजनन संबंधित, रिप्रोडक्शन से संबंधित जो परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं कब, किशोर अवस्था में, जिससे वे लैंगिक रूप से परिपक्व जो है हो जाते हैं और प्रजनन करने में क्या होते हैं, सक्षम हो जाते हैं। यानी ये स्थिति ऐसी हो जाती है किशोरावस्था का कि उस समय जो है प्रजनन करने के लिए क्या होते हैं, सक्षम हो जाते हैं। यौवनारंभ होने वाले क्या क्या परिवर्तन होते हैं, सबसे पहले हम किशोरावस्था में समान परिवर्तन देखेंगे, यानी जिसमें लड़का लड़की में समान रूप से परिवर्तन देखने जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि किशोरावस्था में लड़का लड़की में क्या समान परिवर्तन आता है, फिर हम लड़कों का देखेंगे, फिर लड़कियों का देखेंगे। इसी मतलब जो बोलते हैं इसको, वहां पर जो है लड़का और लड़की दोनों में समान रूप से देखे जाते हैं, वहां मतलब बाल आ जाएंगे, हेयर। अच्छा ये नीचे है, जननांग क्षेत्र में बाल आ जाना। दूसरा परिवर्तन क्या मिलेगा कि त्वचा का तैलीय होना, कील मुहासे का निकलना होता है शरीर में, चेहरे और हाथ और पैरों महीन महीन रोम यानी छोटे छोटे बाल का आना शुरू हो जाता है उस टाइम। आत्म जागरूक यानी सेल्फ अवेयरनेस और दानशीलता वाली भावना जो है मन में आ जाती है। तो चीजें आप महसूस भी कर रहे होंगे। आगे है, अब देखेंगे लड़कियों के अंदर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। स्तनों का विकास हो जाता है, उसके बाद स्तनाग्र की त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, रजोधर्म जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है। लगभग 12-13 साल के अंदर जो है ये चीजें देखने को मिलता है। कूलों का चौड़ा होना दिखेगा आपको, आवाज का क्या थोड़ा पतला होना दिखाई देता है, ये महिलाओं के अंदर देखने को परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, लड़कों के अंदर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, चेहरे पर दाढ़ी और मूछ का गुना आ जाएगा, आवाज का जो है फटना जाएगा, थोड़ा आवाज भारी हो जाएगा, कंधों का चौड़ा हो जाना जाएगा, और प्रजनन अंगों का क्या हो जाएगा, विकास देखने को जो है मिलता है। ये सब क्या है, एडोलसेंस एज में ये सब परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं नर जनन अंग क्या होता है। पहले हम मेल पार्ट देखेंगे, फिर हम फीमेल पार्ट को देखेंगे। ठीक, तो नर जनन अंग में देखते हैं कि नर जनन तंत्र विभिन्न अंगों का ऐसा समूह होता है जो जनन कोशिकाओं शुक्राणुओं का निर्माण करता है, पोषण और उनके निष्कासन में सहायक होता है। यानी स्पर्म बनेगा, फिर उनको पोषण देने का काम भी इसका होता है, और फिर उसको निकलने का कैसे निकलेगा उसका भी सहायक होता है। इसमें वे अंग शामिल होते हैं जो शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं और उन्हें निषेचन के लिए स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस वाला पार्ट है। इस टेस्टिस में ही जो है आपके स्पर्म का निर्माण होता है, फिर ये जो है कनेक्ट होता है आपका किससे, यूरिन वाले जो पार्ट, जहाँ से यूरिन निकलता है वही उस पार्ट से कनेक्ट होता है, फिर यहाँ से जब निकलने जब जरूरत पड़ेगा तो वहां से पहुंचा देता है आपका। ठीक है, मुख्य नर जनन अंग और उसकी कार्य प्रणाली क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट हम समझेंगे वृषण, इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। इसका कार्य क्या है कि शुक्राणु
उत्पादन करना। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप लोग, यही है आपका यहाँ पर स्पर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर ये स्थान क्या होता है, उदर गुहा से बाहर वृषण कोष में रहता है, शरीर के अंदर की तुलना में थोड़ा ठंडे तापमान पर स्थित होते हैं। यानी ये टेम्परेचर, शरीर के टेम्परेचर को भी, टेस्टिस जो होता है ये शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। दो काम करेगा, एक शरीर के टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन करता है और ठंडे स्थान पे रहता है ना। उसके साथ साथ जो है इसमें आप देखेंगे तो स्पर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। और स्पर्म को जो है क्या करेगा, मतलब जो भी उसके लिए जरूरी चीजें रहेंगी उसको विकास करने में स्पर्म को, उसकी जरूरत को पूरा करेगा। उसके बाद उसके निष्कासन और निकलने का प्रोसेस को भी पूरा करता है। ठीक है, इसलिए है क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए कम तापमान आवश्यक होता है। या और जो स्पर्म के लिए वहाँ टेम्परेचर जो होता है बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तो कम टेम्परेचर पर जो है स्पर्म का ही क्या होता है, निर्माण होता है। आगे हार्मोन्स क्या होते हैं, वृषण, जो आपके वृषण यानी आपका टेस्टिस जो होता है उसमें हार्मोन पाया जाता है, इसको टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करता है। यही जो आपका टेस्टिस होता है, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन नामक का हार्मोन स्रावित होता है। ये मैं आपको जो नियंत्रण और समन्वय चैप्टर पढ़ा था उसमें जब हार्मोन्स वाला टॉपिक में क्लियर किया था तो उसमें आपको बताया था ना, टेस्टोस्टेरोन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है उसका कार्य क्या क्या है, पहला कार्य क्या है कि शुक्राणु उत्पादन को नियंत्रित करता है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में भी स्पर्म नहीं बनने देगा और बहुत कम मात्रा में भी स्पर्म नहीं बनने देगा, यानी उसके उत्पादन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, लड़कों में यौनारंभ के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को नियंत्रित करता है, जैसे कि आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ, ये सब कौन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आगे क्या है, मांसपेशियों के विकास और हड्डियों को मजबूत बनाने में भी क्या करता है, मदद करता है। तो इतना ये यूजफुल आपका हार्मोन्स माना जाता है। अगला जो पॉइंट है हमारा, ये मेल पार्ट के कौन कौन से पार्ट हैं। मेल जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उनका जो पार्ट रहता है, तो उसमें हमने सबसे पहले आपको टेस्टिस बता दिया है। तो टेस्टिस में क्या क्या चीजें होती हैं वो हमने बता दिया आपको। फिर हमने बताया कि उसमें टेस्टिस में ही जो है एक हार्मोन पाया था, इसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। उसका काम क्या क्या है वो भी हमने आपको बता दिया। इसका जो अगला पार्ट है आपका शुक्रवाहिका है। शुक्रवाहिका क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, वृषण से उत्पादित शुक्राणु को मूत्राशय से जोड़ने वाली एक नली तक क्या करती है, ले जाती है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से जब स्पर्म बनेगा, स्पर्म में से बनेगा तो ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाली देखिए शुक्रवाहिकी है ना, तो यहाँ से, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ से जो है आपका ज्वाइन करता है, ये वाली जो नली है यही क्या है, शुक्रवाहिका। फिर ये शुक्रवाहिका जो है जा करके जो है मूत्र नलिका से क्या रहती है, जुड़ जाती है। आगे शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिसे शुक्राणु तरल और माध्यम में क्या रहते हैं, आ जाते हैं। तरल माध्यम से आ जाएगा ताकि वो सरकते हुए फिर मूत्र नलिका में चला जाएगा। ठीक है, आगे अब इससे संबंधित कुछ ग्रंथियों के बारे में चर्चा करते हैं। शुक्राशय क्या होता है, ये ग्रंथियां मूत्राशय के पीछे स्थित होती हैं और शुक्राणु के लिए तरल पदार्थों का क्या करती है, उत्पादन करती है शुक्राशय। ठीक है, शुक्राशय आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये शुक्राशय वाला पार्ट है। यहाँ से जब यहाँ से निकलेगा, ये शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिका से फिर कहाँ जाता है आपका, शुक्रवाहिका में ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है, शुक्राशय है। ये तरल पदार्थ फ्रक्टोज, प्रोटीन और अन्य पदार्थों से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं, जो शुक्राणुओं को पोषण और गतिशीलता प्रदान करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है। तो यह अखरोट के आकार की एक ग्रंथि मूत्राशय के नीचे और मलाशय के सामने स्थित होती है। यह एक तरल पदार्थ का उत्पादन करती है जो वीर्य का हिस्सा होती है, यानी स्पर्म का हिस्सा होती है, और शुक्राणुओं को उसकी क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है। प्रोस्टेट तरल पदार्थ में एंजाइम और जिंक जैसे पदार्थ होते हैं जो वीर्य को यानी स्पर्म को पतला करने और शुक्राणुओं को जीवित रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इतना पॉइंट आपको इसमें याद रखना होगा, सब पीडीएफ में भेज दूंगा आपको। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि दोनों मिलकर के वीर्य यानी सीमन का उत्पादन करते हैं, जो शुक्राणुओं को मादा प्रजनन प्रणाली तक ले जाने और निषेचन की प्रक्रिया में कंप्लीट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो आगे चौथा जो इसका पार्ट है, ये यूरिन है, यूरेथ्रा है। मूत्र मार्ग इसको बोलते हैं। कार्य इसका क्या है, यह एक नली होती है जो मूत्र और वीर्य यानी शुक्राणु दोनों को शरीर के बाहर निकालने में क्या करती है। एक ही नली से जो है आपका मूत्र भी बाहर आता है और एक ही नली से मतलब यानी एक ही नली से यूरिन भी बाहर आएगा और एक ही नली से सीमन दोनों नलियां क्या होती है, एक ही जैसी होती है। अब शिश्न जो होता है मूत्र मार्ग के बाहरी भाग को क्या करते हैं, हम शिश्न कहते हैं। ठीक है, पेनिस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। आगे अब हम
पढ़ते हैं कि मादा जनन तंत्र क्या होता है। तो मादा जनन तंत्र में भी मेनली 4 पार्ट आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें 4 पार्ट में हम आपको ये पहला जो है आपका अंडाशय में बताएंगे, गर्भाशय क्या होता है, ग्रीवा क्या होता है, योनि क्या होता है, सब चीज के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं अंडाशय। मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण करती है और अंडाशय और निर्माण अंडाशय में होता है। किसका? मादा युग्मक का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अब अंडाशय आप देख पा रहे होंगे फिगर में, ये वाला ये जो है क्या है आपका अंडाशय है, यहाँ पर ही जो है युग्मक का निर्माण होता है। इसी के अंदर क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंड मौजूद होते हैं और यौनारंभ पुबर्टी पर इनमें से कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। यानी जैसे एडोलसेंस वाली अवस्था आती है तो वो जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं? परिपक्व होने लगते हैं, धीरे धीरे मेच्योरिटी उनमें आने लगती है। हर महीने 2 में से एक अंडाशय द्वारा एक परिपक्व अंडाणु उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन, पुरुषों में क्या टेस्टोस्टेरोन था और महिलाओं में क्या था? एस्ट्रोजन है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है जो महिला के हार्मोनल संतुलन में अहम भूमिका निभाती है। यानी पुरुषों में देखा टेस्टोस्टेरोन था और महिलाओं में एस्ट्रोजन एक नाम के हार्मोन होता है और क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन होते हैं, ये जो है महिलाओं के अंदर साबित होते हैं और ये महिलाओं की जो हार्मोनल संतुलन होता है उसमें क्या करते हैं? इनका मेन जो है रोल होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला जो हमारा दूसरा पार्ट है, अगला हम जो है दूसरा अभी अंडाशय पढ़ चुके हैं। दूसरा हमारा पार्ट है डिंब वाहिनी, जिसको अंड वाहिका भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलोपियन ट्यूब। देख पा रहे होंगे आपको फिलोपियन ट्यूब यहाँ है। ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है? फिलोपियन ट्यूब है। यह अंड कोशिका अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करती है और अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन जो है कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रख के लिखिएगा। ये जो है यानी अंड कोशिका और शुक्राणु यानी मेल स्पर्म और फीमेल स्पर्म का निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब में होता है। अब तीसरा जो इसका पार्ट है वो है क्या आपका? गर्भाशय, यूरेथ्रा। यह एक थैलोनुमा संरचना होती है। गर्भाशय वाला पार्ट देखिए, ये वाला गर्भाशय वाला पार्ट है आपका। ये यह एक थैलोनुमा संरचना होती है जहां पर भ्रूण का विकास होता है। दूसरा पार्ट क्या जानेंगे? गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। ग्रीवा वाला पार्ट देख रहे हैं, ये योनि माध्यम है। यह निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है तो निषेचित लगातार विभाजित होकर के भ्रूण का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वही फर्टिलाइजेशन वाली प्रक्रिया जो है वही कंप्लीट होती है कहां पर? आपके फिलोपियन ट्यूब में। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और वहीं पर क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? विकसित होता है। निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद जो युग्मनस का निर्माण होगा तो वहीं पर रह जाता है, फिर वहीं पर उसका धीरे धीरे भ्रूण में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। गर्भाशय हर माह भ्रूण को स्वीकारने के लिए तैयार होता है। इसकी आंतरिक बहुत मोटी होती जाती है और रक्त संचार भी बढ़ जाता है। यदि निषेचन नहीं होता है तो यह परत मासिक धर्म, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में क्या होता है? बाहर आ जाता है। वो हर प्रोसेस होता है ना, 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अभी आपको बताया ना कि मतलब जब एडोलसेंस की अवस्था आती है 13-14 साल के बाद तक लड़कियों में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक तो हो गया। अगला पॉइंट देखिए, चौथा है हमारा गर्भाशय ग्रीवा, इसको क्या बोलेंगे? कैर्विक्स बोलेंगे। गर्भाशय और योनि को जोड़ता है ये जो गर्भाशय होता है और यह एक मांसपेशीय मार्ग होता है, मांसपेशियों वाला संकीर्ण मार्ग होता है। यहाँ शिशु जन्म के समय यह फैलता है। ये वाला पार्ट है, ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या होता है? फैलता है, फैलेगा और प्रसव के समय यह फैलकर शिशु के निकलने का मार्ग बना लेता है। उस समय आपको एक हार्मोन्स का नाम बताया था हमने, अगर वो हार्मोन का नाम याद है कि जो प्रसव के दरमियान जो है महिलाओं में रिलीज होता है और दर्द को बढ़ाता है, बच्चों के पैदा होने में एक रोल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस हार्मोन का नाम अगर याद होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। अगला और अंतिम पार्ट है इसका योनि, जिसको वजाइना बोलते हैं। शुक्राणु योनि मार्ग से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचता है। ठीक है, और प्रसव के समय शिशु योनि के मार्ग से ही जो है बच्चा जो है बाहर निकलता है। ठीक है, ये कंप्लीट आपका पार्ट पोर्शन था। उसके बाद कुछ जनन स्वास्थ्य मतलब जनन संबंधी कुछ स्वास्थ्य
और हमको जो है ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बस 5 मिनट का काम और बचा है, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक ही यानी चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। यौन स्वास्थ्य क्या है? यौन संचारित रोग है, इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, सिट्स बोलते हैं, STDs बोलते हैं। यौन क्रिया के दरमियान शरीर से निकट संपर्क आने में होता है, इससे कुछ रोगों का संचरण जो है हो जाता है, इसमें एड्स वगैरह भी आते हैं आपके। प्रमुख यौन संचारित रोग है आपके, जैसे जीवाणु जनित रोग है, इसमें गोनेरिया होता है, गोनेरिया और क्या 2 बीमारी है सिफिलिस, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाली रोग है गोनेरिया, और क्या होता है सिफिलिस। उसके बाद वायरस जनित रोग जो है, इसमें मस्सा आता है, क्या बोलते हैं उसको, मस्सा बोलते हैं, या फिर आप HIV बोलेंगे या एड्स बोलेंगे। ये HIV, एड्स और मस्सा ये दोनों वायरस होने वाली बीमारी है, और जीवाणु से होने वाले जो है वो गोनेरिया और क्या है सिफिलिस है। बस इतना ही याद रखना है आपको। बस ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस पे जो क्वेश्चन है वो हम आपको जो है ऑफलाइन क्लास में बता देंगे, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई भी डाउट है कमेंट माध्यम से आपसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।